हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम कक्षा 8 के ज्योग्राफी यानी भूगोल के सभी चैप्टर्स की सॉल्यूशन वीडियो सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें इससे पहले कि हमने 5 अध्याय को कंप्लीट किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर के आप देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 6 यानी कि चैप्टर 7 एशिया। तो आज हम एशिया के सभी प्रश्नों के हल को देखेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो रहेगा ये। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करने से मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आप सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर एशिया। तो अगर देखें फ्रेंड्स कि हमने क्या क्या कवर किया हुआ है, तो सबसे पहले हमने संसाधन को पढ़ लिया, संसाधन के उसके सभी पार्ट को पढ़ लिया। भारतीय कृषि उद्योग, उद्योग के सभी पार्ट को कवर किया। परिवहन को कवर किया और मानव संसाधन को कवर किया। आज का हमारा टॉपिक है एशिया, यानी कि ये है एशिया एक संक्षिप्त अध्ययन। इसको हम कवर करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में आएगा आंकड़ों का निरूपण और सड़क सुरक्षा के उपाय। तो आइए फ्रेंड्स, आज का हम चैप्टर शुरू करते हैं, एशिया का संक्षिप्त अध्ययन। तो अगर आप देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कुछ एशिया के बारे में बताया गया है। तो एशिया क्या है? एक्चुअली एशिया क्या है? एक कॉन्टिनेंट है, मतलब महादेश कह सकते हैं, महाद्वीप कह सकते हैं। तो महाद्वीप किसको कहते हैं? तो विशालतम भूभाग जहाँ विभिन्न प्रकार की भौगोलिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, महादेश कहलाता है। फिर से एक बार बोलता हूँ फ्रेंड्स, विशालतम भूभाग मतलब बहुत बड़ा भूभाग, जमीन का टुकड़ा जहाँ विभिन्न प्रकार की भौगोलिक विभिन्नताएं पाई जाती हो, उसको हम क्या कहते हैं? महादेश कहते हैं। समानतः महादेश के अंदर कई देश आते हैं, बहुत सारे देश उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। जैसे भारत किस देश में महादेश के अंतर्गत आता है? तो एशिया महादेश के अंतर्गत भारत आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, भूटान आता है। तो ये सारा बात किसके अंतर्गत आता है? एशिया के अंतर्गत आता है। अब बात करें तो टोटल महादेश की संख्या कितनी है? तो टोटल महादेश की संख्या 7 है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं फ्रेंड्स कि वो 7 कॉन्टिनेंट्स या महादेश कौन कौन से हैं, जिसमें से एक क्या है? एशिया है, जो सबसे बड़ा महादेश है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा एशिया में पाई जाती है। और दूसरी बात करें कि अगर सबसे बड़ा एरिया वाइज महादेश कौन सा है, तो वो भी एशिया ही है। हम लोग एशिया में रहते हैं, मतलब हम लोग भारत देश में रहते हैं, तो हम लोग एशिया में रहते हैं। और यह विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। इस महादेश में विश्व की सर्वाधिक आबादी, सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पाई जाती है? तो इसी में कहाँ पाई जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मानव का घर भी कहते हैं। आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें लिखा होगा कि मानव का घर किसको कहते हैं? तो मानव का घर हम एशिया को ही कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आबादी यहीं पाई जाती है। लगभग 30% पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का, मतलब पूरी दुनिया में जितना, मान लीजिए कि पूरी दुनिया अगर 100 रुपया है, तो 100 रुपये में से 30 रुपया ज़मीन किसके पास है? अकेले एशिया के पास है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं बहुत बड़ा एरिया ऑक्यूपाई करता है एशिया। साथ ही साथ यह टोटल पॉपुलेशन, मतलब पूरी दुनिया में अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग में से 60 लोग कहाँ रहते हैं? एशिया में रहते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मानव का घर कहते हैं। तो एशिया के बारे में बहुत सारा तथ्य हमने देख लिया फ्रेंड्स, जान लिया एशिया के बारे में। अब अगर एशिया की चौहद्दी की बात करें, मतलब एशिया के चारों तरफ क्या है, तो एशिया के पूरब में प्रशांत महासागर है। अगर इसका डायरेक्शन देखें तो ये ऊपर में नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, उत्तर दक्षिण हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा, और ये क्या है फ्रेंड्स? तो पश्चिम है, इस तरफ पश्चिम हो जाएगा। इसको फिर से क्लियर आउट करके अच्छे से लिख देता हूँ। ये एशिया मान लेते हैं, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये चारों डायरेक्शन है। तो इसके पूरब में क्या पड़ता है फ्रेंड्स? प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन पड़ता है यहाँ पर। इसके बाद पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में यहाँ पे यूरोप आता है। यहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट है? एक यूरोप एक कॉन्टिनेंट है जो यहाँ पे पड़ता है। अगर दक्षिण की बात करें हम, अगर इसके दक्षिण की बात करें फ्रेंड्स, मतलब इसके नीचे में बात करें तो यहाँ पे इंडियन ओशियन है। आप जानते हैं जैसे कि भारत के नीचे इंडियन ओशियन पाया जाता है। अगर ऊपर की बात करें हम तो यहाँ पे आर्कटिक ओशियन है। तो इस तरह से इसकी चौहद्दी है फ्रेंड्स, चारों ओशियन से ये घिरा हुआ है। अगर यहाँ पे यूरोप के साथ साथ यहाँ पे अफ्रीका भी इसके साथ पड़ता है। तो ये हमने देख लिया फ्रेंड्स। और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ देखेंगे एशिया से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है। सबसे गर्म स्थान एशिया का कौन सा है? तो मित्रावा कुवैत है। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो बारखियान्स है, साइबेरिया रूस में पड़ता है ये। मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बैकाल झील है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मौसिनराम मेघालय, सबसे ज़्यादा यहाँ वर्षा होती है। संसार की छत किसको कहते हैं? तो पामीर को कहते हैं। सभ्यता का पलना कहाँ होता है? तो एशिया में होता है। उगते सूरज का देश कौन सा है? तो जापान है। हाथियों का देश थाईलैंड। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया। सबसे लंबी दीवार तो चीन की दीवार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आपने ज़रूर सुना होगा। सबसे ऊंचा सड़क मार्ग तो खरदुंगला लेह भारत में पड़ता है। सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा संयुक्त राज्य यानी कि दुबई में यह पड़ता है। आगे बात करें तो समुद्र का सबसे लंबा पुल तो चीन में है। पूर्व का वेनिस किसको कहते हैं? तो बैंकॉक को कहते हैं। अगर कहें ताजमहल
तो ताजमहल आगरा भारत, सबसे ऊंचा रेल मार्ग तो चीन। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं। तो ये अगर आप सवाल देखें फ्रेंड्स तो ये है कि यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन रहता है, उसमें से एक सिलेक्ट करना रहता है। तो आइए फ्रेंड्स धीरे धीरे हम सॉल्व करते हैं। एशिया के पूरब में है, तो मैंने आपको बताया गया फ्रेंड्स ये एशिया है, तो एशिया के पूरब में इस तरफ क्या है, तो प्रशांत महासागर है। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, प्रशांत महासागर। दूसरा बात करते हैं संसार की छत, संसार की छत कहलाती है, तो संसार की छत क्या कहलाती है, अभी मैंने आपको जस्ट फ्रेंड बताया कि संसार की छत क्या कहलाती है। तो अभी आपने देखा था पामीर को संसार की छत कहते हैं, जो कहाँ पाया जाता है, तिब्बत के पठार में पाया जाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं फ्रेंड्स, क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, पामीर का पठार। जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको संसार की छत क्या है, तो पामीर है, तो पामीर का पठार हो जाएगा। तीसरा सवाल है एशिया के दक्षिणी भाग की जलवायु है, तो एशिया के दक्षिणी भाग की जलवायु कैसी है, तो विषुवत रेखीय जलवायु है, क्योंकि एशिया का दक्षिणी भाग विषुवत रेखा मतलब इक्वेटर के बहुत पास में पड़ता है, इसलिए इसकी जलवायु कैसी है, तो विषुवत रेखियों की जलवायु है। आगे बात करते हैं सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है, तो सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है, जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है। अगला बात करें वांगहो नदी घाटी सभ्यता विकसित हुई, कहाँ विकसित हुई फ्रेंड्स, तो चीन में विकसित हुई। आप कमेंट सेक्शन में बताएं फ्रेंड्स मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई, आप कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स फिल इन द ब्लैंक्स, सही मिलान करें, मैच द फॉलोइंग है, ये मैच द फॉलोइंग को सही मिलान करना है। तो रेंडियर कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स, तो टुंड्रा प्रदेश, तो एक ऑप्शन सही हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश। कौनधारी वृक्ष, तो कौनधारी वृक्ष को कहाँ होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टैगा। तो ठंडी जलधारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो क्यूराइल क्या है फ्रेंड्स, तो प्रशांत महासागर में एक प्रमुख सागरीय धारा है जिसको क्यूराइल के नाम से जाते हैं, ये एक ठंडी जलधारा है, बहुत ही ठंडे पानी की जलधारा है। त्योहारों का देश किसको कहते हैं, तो फिलीपाइंस को कहते हैं, फिलीपीन हो जाएगा यहाँ। घास का मैदान हो जाएगा, तो 5वां नंबर का घास का मैदान का सही ऑप्शन होगा स्टेपी। और साइबेरिया क्या है, उत्तर एशिया। अगर इसको सही से मिलाएं अच्छे से साफ से तो इस तरह से हो जाएगा। तो रेंडियर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो टुंड्रा प्रदेश हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ 1 लिख देते हैं। कौनधारी वृक्ष, तो कौनधारी वृक्ष टैगा, ये 2 हो जाएगा। अगर 3 की बात करें ठंडी जलधारा, तो क्यूराइल, ये 3 हो जाएगा। त्योहारों का देश फिलीपीन, घास का मैदान स्टेपी 5 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स ही है, ये सवाल जवाब है। तो अगर आप देखें फ्रेंड्स तो यहाँ पे कुछ ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो 50 शब्दों में करना है, और बाकी ये लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको 200 शब्दों में करना है। तो आइए फ्रेंड्स बिना देरी करते हुए इसकी ओर हम बढ़ते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको कहा था निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में देना है। तो पहला क्वेश्चन है एशिया महादेश की चौहद्दी बताएं। चौहद्दी मतलब इसके चारों बाउंड्री को बताना है। तो मैंने पहले ही इसको डिस्कस कर दिया है आपको कि एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका महादेश हैं, तथा दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर है। तो ये हमने चौहद्दी बता दिया फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो एशिया को यूरोप से अलग करने वाले प्राकृतिक कारकों के नाम लिखें। तो एशिया को यूरोप से अलग करने वाले प्राकृतिक कारक है डार्डोनलिस जल संधि, वास्पो जल संधि, मारमारा सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और यूराल नदी। तो ये सारे प्राकृतिक कारक हैं जो एशिया को यूरोप से अलग करती हैं, बीच से क्या करती हैं, अलग करती हैं, बाउंड्री लाइन का काम करती हैं मेनली अगर कहें तो। अगला सवाल है सभ्यता का पालन एशिया को क्यों कहा जाता है। सभ्यताओं का पलना, तो एशिया में बहुत सारी सभ्यताएं पली हैं, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, वांगो नदी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ये सब एशिया में ही क्यों पली, तो ये सवाल है। तो दजला, फुरात नदी में मेसोपोटामिया की सभ्यता यानी कि इराक की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता यानी भारत पाकिस्तान, हांगो नदी की सभ्यता यानी चीन, ये सभी एशिया महादेश में ही विकसित हुए। इतनी सारी सभ्यताओं का एक महादेश में उत्थान और पतन एक अभूतपूर्व घटना है, इसलिए एशिया को क्या कहा जाता है, सभ्यताओं का पलना कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सभ्यताएं पली हैं, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, सभ्यताओं का पलना। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है। एशिया महादेश में कृषि निर्वहन का प्रमुख साधन है, कैसे। एशिया महादेश में कृषि निर्वहन का प्रमुख साधन मतलब लोग गुजारने के लिए कृषि मेनली कृषि करते हैं, तो क्यों, कैसे करते हैं। तो एशिया महादेश में कृषि निर्वहन प्रमुख साधन है क्योंकि यहाँ कृषक समाज ने परंपरागत कृषि और आधुनिक कृषि के तरीकों को समन्वित रूप से अपनाया है। धान यहाँ की प्रमुख फसल है, मतलब लोग आराम से यहाँ इजीली कृषि कर सकते हैं। परंपरागत कृषि करते मतलब जो उनका परंपरा के अनुसार कृषि है उसको कर सकते हैं। साथ ही साथ लोगों ने अपने आप को आधुनिक तरीके से भी समक्ष बना लिया है कृषि करने के लिए। तो दोनों तरह से कृषि की जाती है, इसलिए एशिया के लोग ज़्यादातर जो अपना जीवन गुजारते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो कृषि के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करेंगे हम लॉन्ग क्वेश्चन की फ्रेंड्स। तो ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन हमारा, एशिया विविधताओं से भरा प्रदेश है, कैसे। तो एशिया चूंकि इतना बड़ा एरिया कवर करता है दुनिया का,
जैसे मैंने आपको बताया कि 100 अगर पूरा दुनिया है तो उसका 30% हिस्सा अकेले एशिया ऑक्यूपाई करता है। 100 रुपये में 30 रुपये एशिया है, तो इतना बड़ा एशिया है। तो एशिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग बहुत काफ़ी विविधताएं पाई जाती है। इसमें सबसे ठंडा प्रदेश भी पाया जाता है, सबसे गर्म प्रदेश भी पाया जाता है, जंगल भी पाया जाता है और शुष्क प्रदेश मरुस्थलीय प्रदेश भी पाया जाता है। तो इतना विविधता है, इतना डाइवर्सिटी है, कैसे है? तो आइए देखते हैं। एशिया महादेश की जलवायु काफ़ी विविधता है। इसी महादेश में सर्वाधिक ठंडा प्रदेश और सर्वाधिक गर्म प्रदेश तो पड़ता ही है, सबसे और सबसे शुष्क क्षेत्र भी पाए जाते हैं। इस महादेश का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार बहुत अधिक है। समुद्र तट से स्थलीय भाग की दूरी काफ़ी है, इसलिए महाद्वीपता की स्थायी स्थिति पाई जाती है। एशिया के उत्तरी भाग की जलवायु अत्यंत ठंडी है। रूस में स्थित बरखोयास्क का तापमान 90 डिग्री, ये 90 नहीं होगा, -90 डिग्री होगा, -90 डिग्री तक पहुंच जाता है। सबसे गर्म प्रदेश मित्रावा कुवैत एशिया में ही है, लेकिन दक्षिणी क्षेत्र की जलवायु खुशनुमा है, अतः यहाँ अधिकांशतः गर्मी का मौसम रहता है। दक्षिण पूर्व एशिया में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जबकि दक्षिण में भूमध्य रेखा के समीप विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। सितंबर में यहाँ भीषण तूफान चलते हैं, जिसे टाइफून कहते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हर तरह का लगभग मौसम यहाँ पाया जाता है। ठंडा भी है, गर्मी भी है, जाड़ा भी है, बरसात भी है। चूँकि ये बहुत बड़ा एरिया कवर ऑक्यूपाई करता है, बहुत बड़ा एरिया लेता है, इस वजह से यहाँ ठंड भी है, गर्मी भी, क्योंकि इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है। अगले सवाल की बात करें तो एशिया महादेश की आबादी विशाल है, क्यों? मैंने आपसे कहा शुरू में ही फ्रेंड्स कि अगर पूरे दुनिया में 100 लोग रहते हैं तो 60 लोग कहाँ रहते हैं? सिर्फ और सिर्फ एशिया में रहते हैं, जिस कारण से क्या कहते हैं? मानव का घर कहते हैं। तो ये विशाल आबादी क्यों है एशिया में? तो एशिया महादेश में सर्वाधिक जनसंख्या पाए जाने के कारण ही इसे मानव का घर, होम ऑफ मैन कहा जाता है। जीवन प्रत्याशा भी एशिया महादेश की जापान में सबसे अधिक पाई जाती है। इस महादेश में विश्व की सर्वाधिक आबादी रहती है। पृथ्वी के स्थल भाग का लगभग 30% हिस्से पर एशिया महादेश का विस्तार है और विश्व की आबादी का 60% जनसंख्या यहीं रहती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि एशिया महादेश में विशाल आबादी है, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही बेहतर प्लेस है। आगे बात करते हैं एशिया की संस्कृति प्रदेशों के बारे में। तो विभिन्न धर्मावली, दर्शन और संप्रदाय यहाँ की संस्कृति की विशेषता है। विश्व के सभी धर्मों की उत्पत्ति इसी महादेश की धरती से हुई है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध मतावलियों की प्रमुखता, विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का विकास इसी महादेश की नदी घाटियों में हुआ है। दजला फुरात नदी में मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी में भारत पाकिस्तान की सभ्यता, हांगो नदी में चीन की सभ्यता, ये सभी एशिया महादेश में ही विकसित हुए। इतनी सारी सभ्यताओं का एक देश में उत्थान और पतन एक अभूतपूर्व घटना है। तो एशिया महादेश को सभ्यताओं का पलना कहा जाता है। इस महादेश को कई सांस्कृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि एशिया जो है वो मेनली जो है काफ़ी सांस्कृतिक प्रदेश है। यहाँ बहुत सारी संस्कृति, कल्चर यहाँ डेवलप हुआ है। आपने देखा फ्रेंड्स, अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं कहूँगा एक बार आप ज़रूर इस चैप्टर को पढ़ें। आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल को कवर करते हैं। तीसरा सवाल है एशिया के महत्वपूर्ण देश की विशेषता लिखिए। तो एशिया के महत्वपूर्ण देशों की विशेषता, तो पूर्वी एशिया, इसके अंतर्गत चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया जैसे महत्वपूर्ण देश आते हैं। ऐतिहासिक रूप से इस संपूर्ण इलाके में चीन का प्रभाव रहा है। यहाँ बौद्ध धर्म और ताओवाद की प्रभुता रही है। अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें तो इस क्षेत्र का प्रमुख देश भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका है। यहाँ लोगों के वेशभूषा एवं खान पान में भी अंतर देखा जाता है। आगे बात करें दक्षिण पूर्वी एशिया की, तो इसके अंतर्गत म्यांमार, फिलीपीन, थाईलैंड, लाओस, कंपूचिया, मलेशिया, सिंगापुर, पूर्वी तिमोर, ब्रुनोई और इंडोनेशिया आता है। दक्षिण पूर्वी एशिया से यह प्रदेश इस्लाम और ईसाई धर्म से बहुत अधिक प्रभावित है। आगे बात करते हैं तो पश्चिम एशिया की, तो यह क्षेत्र इस्लाम, ईसाई, जुडाइज्म का ऐतिहासिक जन्म स्थल रहा है। यहाँ का खाना विविध और गरिष्ठ है। यहाँ के साहित्य भी बहुत धनी है। अगर मध्य एशिया की बात करें हम फ्रेंड्स, तो मध्य एशिया में इस देश में मुख्यतः पहले के सोवियत समाजवादी गणराज्य के 5 प्रदेश सम्मिलित हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। मध्य एशिया का ऐतिहासिक महत्व सिल्क रूट के कारण बढ़ जाता है। और अगर आखिरी बात करें हम उत्तर एशिया की, तो यह साइबेरिया का भौगोलिक क्षेत्र है। यहाँ प्रतिकूल स्थिति के कारण जनसंख्या विरल है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे और खनन कार्यों से यहाँ का आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव पड़ा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने यहाँ आज इस चैप्टर की सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।